आज का जो टॉपिक है हम लोग का कॉन्टिनेंट और ओशन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है, जिसमें आज हमारा उद्देश्य लेपवर्थ, लव और लोथियन ग्रीन पर है। इन लोगों के हिसाब से कॉन्टिनेंट और ओशन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उनका विस्तार कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग लेपवर्थ को लेते हैं। लेपवर्थ के अनुसार सागर तथा महासागरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया का होना है। तो सागर और महासागर क्यों उत्पन्न हुए, इसका मुख्य कारण बता रहा कि धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि वलन क्यों हुए। पृथ्वी प्रारंभ में ठंडी थी, पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी, धीरे धीरे ठंडा हुई। ठंडा होने से संकुचित हो गई, उसके पपड़ी में संकुचन उत्पन्न हो गया और संकुचन होने से जो धरातलीय भूभाग था उस पर वलन हो गया। वलन का ऊपरी भाग अपनति तथा निचले भाग को सिंक्लाइन कहा गया, अभिनति कहा गया। इनके अनुसार उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य भाग में अभिनति था। अभिनति मीन्स धसा हुआ भाग, और उसके दोनों साइड में एंटीक्लाइन अपनति था, जो पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में अपलेशियन पर्वत के रूप में है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के बीच अटलांटिक महासागर एक सिंक्लाइन के रूप में है, अभिनति के रूप में है। इनके बीच में चैलेंजर और डॉल्फिन रीच अपलिफ्टेड उभरा हुआ भाग है। तो कुल मिलाकर लेपवर्थ के अनुसार सागर और महासागर की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है कि पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी, ठंडा हुई, ठंडा होने से उसके क्रस्ट में संकुचन प्रारंभ हुआ। संकुचन कंट्रैक्शन होने से वलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ऊपर उठा हुआ भाग एंटीक्लाइन, नीचे धसा हुआ भाग सिंक्लाइन के रूप में माना गया। और उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम में रॉकी पर्वत है, पूर्व में अपलेशियन पर्वत है, ये एंटीक्लाइन का काम किया। बीच का भाग अमेरिका महाद्वीप का अभिनति सिंक्लाइन के रूप में काम किया। ऐसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के बीच जो अटलांटिक ओशन है वो सिंक्लाइन के रूप में काम किए। बीच में उसमें चैलेंजर और डॉल्फिन उभार के रूप में हैं। तो इस तरह से सेम चीज़ वही इंग्लिश में लिखी गई है। तो इनकी आलोचना किया जाता है कि केवल तापीय ह्रास तथा संकुचन के कारण बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया सिद्ध नहीं की जा सकती। यह परिकल्पना महासागरों की उत्पत्ति को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती। तो ये थ्योरी हो गया। नेक्स्ट हम लोग 1907 में लव का मत देखते हैं। लव के अनुसार किसी भी वस्तु का जो ज्योमेट्रिक केंद्र होता है, ज्यामितीय केंद्र होता है और गुरुत्व केंद्र ग्रेविटी सेंटर होता है, एक ही नहीं होता। पृथ्वी में केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण अनेक स्थानों पर उत्थान होता है तथा धसाव होता है, अपलिफ्टमेंट और धसाव होता है। धसे हुए भाग में जल भरने से महासागरों का निर्माण हुआ। इसी कारण से महाद्वीप और महासागर विपरीत दिशाओं में स्थित दिखाई देते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का अगला जो मत है वो लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना है, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है लोथियन ग्रीन के नाम पे। तो नेक्स्ट देखिए लोथियन ग्रीन क्या बोलते हैं। महाद्वीप और महासागरों के वितरण के संबंध में ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस चतुष्फलक परिकल्पना का प्रतिपादन लोथियन ग्रीन ने 1875 ईस्वी में की। इस क्षेत्र में इली डी ब्यूमॉन्ट का पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन को प्रथम प्रयास बताया जाता है। तो 1875 में महाद्वीप और महासागर के वितरण के संबंध में लोथियन ग्रीन ने टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दिया। अब प्रश्न ये है कि चतुष्फलक क्या है। चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रल वह आकृति है जो 4 त्रिभुजों से बनी है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। पीछे वाला भाग नहीं दिख रहा है, जबकि 3 सामने वाले सतह दिख रहे हैं। ऊपर के भाग पर
आर्कटिक ओशन दिख रहा है, जबकि साइड वाले में एक में अटलांटिक ओशन, एक में इंडियन ओशन दिख रहा है, पीछे वाले भाग में पैसिफिक ओशन है जो कि दिख नहीं रहा है। क्वाइंस पर क्वाइन जो है कोने वाले 3 कोने ऊपर में हैं और एक कोना साउथ में दिख रहा है। और ये तीनों जो कोने हैं, एक को लारेशियन और कैनेडियन शील्ड कहते हैं जहाँ की नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। एक अंगारा शील्ड है जो कि पूर्वी साइबेरिया वाला पार्ट है जिसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। एक बाल्टिक शील्ड है जिसमें यूरोप और अफ्रीका है, और जो एक साउथ है वो अंटार्कटिका शील्ड है। तो ये डायग्राम हम लोग समझ लिए, चूँकि आगे हम लोगों को काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल, वही चीज़ें सेम चीज़ें लिखा है कि लुथियन ग्रीन ने 1875 में इसका प्रतिपादन किया। तो इन्होंने निम्न बिंदुओं परिकल्पना द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की बहुलता है। उत्तरी ध्रुव के समीप आर्कटिक सागर है जिसके चारों ओर स्थल की क्रमबद्ध श्रृंखला है। वहीं दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसके चारों ओर जल का प्रसार है। महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। स्थल तथा जल का त्रिभुज के रूप में पाया जाता है। प्रशांत महासागर का विस्तार अत्यधिक है जो कि पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग घेरे हुए है। प्रशांत महासागर चारों ओर से नवीन पर्वतों द्वारा घिरा हुआ। तो ये सारे उन्होंने परिकल्पना द्वारा स्पष्ट करने का ये प्रयास किए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो सिद्धांत का इनका प्रधान रूप है। उन्होंने माना क्या कि गोला वह आकृति है जिसका आयतन जो होता है धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। तो ये गणित का ये एक्सियम टाइप का है कि गोला वह आकृति है, स्फीयर, जिसका जो वॉल्यूम होता है उसका एरिया से ज़्यादा होता है। और चतुष्फलक वह आकृति है जिसका वॉल्यूम धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा यानी कि सरफेस एरिया के तुलना में कम होता है। ग्रीन और फेयरब्रेन ने बताया कि एक स्फीयर के चारों ओर से समान दबाव डाला जाए तो ये स्फीयर चतुष्फलक के आकार में परिवर्तित हो जाता है। इसी आधार पर ग्रीन ने माना कि प्रारंभ में पृथ्वी अत्यंत तप्त थी और धीरे धीरे शीतल होने लगी। पृथ्वी की पपड़ी सबसे पहले शीतल तथा ठोस हुई, संकुचित हुई, जबकि आंतरिक भाग धीरे धीरे शीतल तथा संकुचित हुई। फलतः उसका आयतन कम तथा क्षेत्रफल अधिक हो गया, जिससे कि चतुष्फलक का निर्माण होना शुरू हो गया। क्योंकि पृथ्वी के बाह्य और आंतरिक परतों में असंतुलन हो गया तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा ऊपरी परत नीचे वाली परत पर ध्वस्त हो चतुष्फलक के चारों ओर फैल गई। चतुष्फलक का उत्तरी भाग चपटा है, अभी जो हम लोग डायग्राम में देखे थे। शेष 3 सपाट भाग दक्षिण में एक बिंदु पर मिलते हैं जो कि हम लोग देखे थे अंटार्कटिका पर मिल रहे हैं, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। उत्तरी भाग के सपाट भाग पर आर्कटिक सागर था। उसके 3 कोने पर लारेशियन अथवा कनाडियन शील्ड पर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका थी। अभी हम लोग डायग्राम में शुरुआत में ही बात कर लिए थे। बाल्टिक शील्ड पर यूरोप और अफ्रीका है, और पूर्वी साइबेरिया में स्थित अंगारा शील्ड पर एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये चतुष्फलक का वर्णन हो गया। क्यों चतुष्फलक हुआ, बना कैसे? तो शीतल होने से संकुचित हुई और उसी से उसका आयतन कम हो गया, क्षेत्रफल अधिक हो गया, चतुष्फलक स्फीयर चतुष्फलक में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेष 3 फलक पर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर फैला हुआ है। दक्षिणी कोने पर अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। क्योंकि कोने वाले ऊपर स्थित हैं, इसलिए उस पर महाद्वीप बन गए। दक्षिण की ओर सक्रिय हो जाते हैं जिससे कि त्रिभुजाकार रूप में मिलते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनके बेस उत्तर के तरफ है और उनका जो एपेक्स है वो साउथ की तरफ है। महासागरों में जस्ट इसका उल्टा मिलता है, उनका बेस साउथ की तरफ है और उनका एपेक्स नॉर्थ की तरफ मिलता है। तो चूंकि कोने वाले ऊपर स्थित हैं इसलिए वहाँ पर महाद्वीप है। दक्षिण की ओर सक्रिय हो जाते हैं, त्रिभुजाकार रूप में बोलते हैं। कोने पर महाद्वीप तथा सपाट भाग पर महासागर
है। इस तरह से जल और स्थल के प्रति ध्रुवस्थ को सिद्ध कर देते हैं, जो उन्होंने परिकल्पना में लिया था। ग्रेगरी ने इसमें सुधार कर बताया कि चतुष्फलक के लंबवत किनारे स्थिर रहे होंगे, यानी कि जो किनारे वाला लंबवत वर्टिकल वाला पार्ट है वो स्थिर रहेंगे, किंतु ऊपर के तीनों किनारे परिवर्तनशील है। ऊपर के तीनों किनारे पर हम लोग को पता है कि कॉन्टिनेंटल पार्ट थे, जिसमें महाद्वीपों का उत्तर और दक्षिण खिसकाव मिलता रहता है, और लंबवत किनारे स्थिर है, जिससे महाद्वीप और महासागरों के आकार में परिवर्तन मिलता रहता है। फ्रैंक ने मानचित्र में कैम्ब्रियन युग में उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल तथा थल का पूर्ण विपरीत विवरण दिखाया है। अब इसका लुथियन ग्रीन का क्रिटिसाइज करते कि एक शीर्ष बिंदु पर परिभ्रमण करती हुई चतुष्फलक रूपी पृथ्वी का संतुलन नहीं हो सकता। गोल का संतुलन ज़्यादा रहता है, चतुष्फलक का संतुलन बिगड़ जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि पृथ्वी अपने कीली पर इतनी तीव्र गति से परिभ्रमण करती है एक्सिस पर कि गोल भूमंडल चतुष्फलक के रूप में सिकुड़ कर नहीं बदल सकता। तो ये दो आलोचना इनका किया जाता है। फिर भी इन्होंने अपने संकुचन सिद्धांत के आधार पर काफ़ी हद तक बताने का प्रयास किया है। ये जो हमने आपको जितने चीज़ बताए हैं उसका यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ग्रेगरी का मॉडिफिकेशन, JW ग्रेगरी, फ्रीज फ्रेक, जो कि अभी हम लोग पढ़ लिए कि कैम्ब्रियन में पीरियड का जो मानचित्र है उसमें उन्होंने लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड है और साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर बॉडीज है, और ये इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया अपना इस टॉपिक को। थैंक यू।